क्या असली दर तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहे भारत से है? यही है आज का ये देश है हमारा। यूसीसी पर धर्म संकट। अगर मुसलमान मर्दों को 3 शादियों का 4 शादियों का अधिकार है तो मुस्लिम औरतों को भी मिल जाना चाहिए। देखिए, आप करिए फैसला इस बात में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूट कर दिया, क्योंकि इसके अपने वोटर खुश होते हैं कि देखो उन्होंने मुसलमानों को ठोक दिया। लेना देना किससे है? पता किससे? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। देखो देखो रे बदला जमाना तो देख, बीजेपी का अंदाज शातिराना तो देख। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। देश की नई संसद का पहला सत्र ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल ला सकती है। एक देश और एक कानून की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून अब नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की तो इस पर सियासी घमासान मच गया, भूचाल आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि यूसीसी की देश में कोई आवश्यकता तक नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क तो खुलेआम कह रहे हैं, चाहे जो हो जाए हम तो सिर्फ मौलानाओं और मुफ्तियों की बात ही मानेंगे। सोचिए, ये वही लोग हैं जो सीए के वक्त बराबरी का रोना रो रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि सीएए में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन आज इन्हें बराबरी बहुत खल रही है। व्यूअर्स, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? जिस यूसीसी का जिक्र भारत के संविधान में है, जिस यूसीसी के समर्थक खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, उस यूसीसी पर मुसलमानों को डराया क्यों जा रहा है? क्या असली दर तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहे भारत से है? यही है आज का ये देश है हमारा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा, यूसीसी पर धर्म संकट। और आज बड़ी चर्चा का विषय यही है व्यूअर्स। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी का नाम क्या लिया, बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। अब तो खबर है कि सरकार नई संसद के मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल पेश कर सकती है। सरकार इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के पक्ष में है। लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हुए हैं। संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। यूसीसी पर विपक्षी एकता में फूट भी दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी के सुर उतने कड़े नहीं हैं जितने दूसरे विपक्षी दलों के हैं। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को, किस पे समर्थन दे दें? मोदी जी से पूछ के। सवाल ये है कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या भारत का हर नागरिक समान हो, सबके लिए एक कानून हो? क्या कुछ लोगों को इससे किसी तरह की
सियासी अड़चन की आशंका है। तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा भारत किसके लिए परेशानी का सबब है? मेरे साथ जनता जनार्दन है। सबसे पहले जोरदार तालियां। और आज तो खास मेहमान भी हैं कार्यक्रम के अंदर, योगी जी के हम शक्ल यहां बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। अनुराग भदौरिया घबरा गए हैं। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के सांसद, लोकप्रिय प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री है और प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, उनका अभिनंदन है, जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे, और 50 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। आपके नेतागण तो कमाल है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम मुफ्ती और मौलवियों की बात मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे। मुफ्ती मौलवी भी क्या संविधान हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात करती है। भाई, आप गोवा में आपने यूसीसी लगाया हुआ है। गोवा में अगर 30 साल उम्र हो जाए और अगर कोई लेडी, अगर उसका कोई बेटा पैदा नहीं होगा तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार आपने दे दिया है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे, तब आप उसमें वहां पे आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप ये बताइए ना कि वहां भी समानता की बात कीजिए। मैं पूरी बात कर लूं, आप यूसीसी के खिलाफ है? नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूं यूसीसी का। वही तो मैं कह रहा हूं, यूसीसी का आपने वहां, फिर आप 371A की बात ले लीजिए। 371A में आपने कई राज्य उसमें आते हैं, जैसे नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, और कई इधर के भी राज्य आप देखो 371 में आते हैं, जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। आपने स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। कई जगह ऐसे जो जमीन, आप एग्रीकल्चर जमीन वहां खरीद नहीं सकते। आपने ए से लेके जेड तक घूम गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस सवाल को दोबारा सुनिए, आराम से सुनिए, जल्दबाजी मत करिए और जवाब दीजिए। मुफ्ती और मौलाना क्या संवैधानिक हिस्सा है जिसकी बात आपके सांसद कर रहे हैं? जवाब दीजिए। कोई इस बात को इस तरह से नहीं कहता है, वो सिर्फ यूसीसी पे बात हो रही है। उन्होंने कहा यूसीसी, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, प्रवक्ता कह रहा हूं ना, यूसीसी उन्होंने नहीं कहा। उनका कहने का नहीं, तात्पर्य अलग निकालो। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने नहीं कहा, अलग है, यही बोला ना, नहीं कहा। मेरी बात, व्यूअर्स आप सबने सुना, मेरी बात तो स्क्रीन आप सबने भी सुना, इन्होंने बोला नहीं कहा। अब मैं उनकी बाइट प्ले करता हूं। क्या बोला समाजवादी पार्टी के सांसद ने? जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। अब बताइए, हाँ क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे बोला ही नहीं, अब आप मतलब समझा रहे हैं। हाँ, नहीं तो नहीं कह रहा हूं। बोलिए। मैं साफ कह रहा हूं। मैंने कहा यूसीसी का, देखिए आप डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैंने तो वही चलाया जो उन्होंने बोला। मैं कह रहा हूं डाइवर्ट आपने करा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं गोवा के अंदर से हटाइए आप यूसीसी। क्या बात है, अगर बेटा पैदा नहीं होगा दूसरी शादी कर लेंगे आप? अरे भैया, अनुराग देखिए, ऐसा होता है कि ट्रेन का डिब्बा जब पहले चलता है तो वो पहली पटरी के बाद भी जब डिरेल हो जाता है, स्थिति आपकी वही है। के चैलेंज अब आप शांत होइए, अब आप शांत होइए। बेटियां बैठी हैं, लोग बैठे, बताइए क्या आप बताइए आप लोग, क्या अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का राइट है क्या? आप बताइए ना आप लोग। आपने ऑडियंस से पूछा ना सवाल, बेटी 4 शादी करने का राइट है क्या? कोई नहीं। किसने कहा? किसने कहा? अब सुधांशु की बारी, सुधांशु सर आप मसौदा एक सेकंड मसौदा, इन्हें मसौदा तैयार करा हुआ मिल गया। बेचारे उलेमा के खिलाफ कैसे बोल रहे? अब ये विचारों की स्थिति ये है तो इनको आगे गोवा चिल्लाना ही है। अभी तक हमने तो कहा यहाँ तो आपने बोलकर रखा बेटा और बेटी तक 4 कर लेंगे, 2 नहीं 4। अनुराग आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु त्रिवेदी, अब आपकी बारी। एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला, बर्क साहब ने, वो आपने सुना। सलमान खुर्शीद ने जो बोला वो आपने सुना। क्या आपको लगता है आपकी मंशा भी थोड़ी शक वाली है, इसीलिए आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा कोई? देखिए, हमारी मंशा बहुत साफ है। क्या है मंशा? स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद बहुत से ऐसे
ब्रिटिश की गुलामी की मानसिकता के विरासत के बहुत सी चीजें रह गई थी जिन्हें समाप्त करना जरूरी है। और मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में जब यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने याद दिलाया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रिटिश कब लाए, 1939 में। यानी कब यह बात हो रही, 48 की। उन्होंने कहा केवल 10 साल पहले पूरे भारत के सारे मुसलमान, यहां तक कि वो इलाके जो अब पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सब कॉमन लॉ से गवर्न होते थे। तो यह क्यों नहीं हो सकता? तो यह फूट डालो राज करो की नीति की औपनिवेशिक विरासत को अभी तक लोग ढो रहे हैं और एकात्मता नहीं लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, हम जानते क्यों लाना चाह रहे हैं। एक पुरानी पंक्ति थी कविता की कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसी की आगे की लाइन है, ना संयम व्यवस्था ना एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। इसीलिए प्रजातंत्र की धार उतरी गगन पे मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र की वह धार, वो सबके वो मुक्ति का सूर्य, उसका उजाला क्यों नहीं मुस्लिम बेटों के पास धार्मिक नहीं है? हमें बोल आपका एजेंडा 10 सेकंड लाइन और कह दूं। देश में अनुराग शांत रहिए, आपका टर्न हो चुका है। 10 सेकंड। समानता की बात में सांप्रदायिकता नजर आती है और संप्रदाय सापेक्ष नियम में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कलीमुल हफीज साहब, एक बड़ा मूल सवाल है, इसमें धार्मिक एजेंडा क्यों दिखाई देता है? क्या आपको लगता नहीं है कि इसको संवैधानिक दायरे में देखना चाहिए? आप सोचिए, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी का उतना बड़ा सिद्धांतिक सपोर्ट नहीं है, लेकिन जेडीयू और आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि सिद्धांतिक सपोर्ट है हमारा यूसीसी को लेकर। क्या करिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाकर, असल निशाना उसका कुछ और है। मिसाल के तौर पर इनकी अपनी सहयोगी पार्टी है नागालैंड में, एनडीपीपी, उसके अध्यक्ष ने यह कहा, जो चैंगमंग क्योंक है, कि हमें यह मंजूर नहीं है। इनकी एक और सहयोगी पार्टी है अकाली दल, उसने भी बाकायदा स्टेटमेंट देकर कहा कि इस यूसीसी के बहाने से अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए जाएंगे, उन पर डाका डाला जाएगा। इसके अलावा नागालैंड बाप्टिस्ट ट्रस्ट एसोसिएशन, नागालैंड ट्राइबल काउंसिल, उसके अलावा खासी हिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ने 24 जून को बाकायदा प्रस्ताव पर कर ये कहा। तीसरी बात, मिजोरम ने अपनी विधानसभा में फरवरी में ही ये प्रस्ताव पास करा कि इसके खिलाफ रहेंगे। चौथी बात, झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने आदिवासी समन्वय समिति बनाकर बाकायदा इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। 5 जुलाई को वो जो देव कुमार धर उसके हेड हैं, उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया कि हम 5 जुलाई को गवर्नर के खिलाफ खड़े होंगे। आपने लगभग 1.5 मिनट बोला है। एक सेकंड सर, सवाल काउंटर सवाल है, अधिकार है ना काउंटर सवाल। पहले पूरी बात में करना। नहीं, एक सेकंड, काउंटर सवाल बिल्कुल आप पूरी बात, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप ये सब बातें कह रहे हैं, अगर बीजेपी के समर्थक बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी उनसे निपटेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्यों धार्मिक एजेंडा क्या दिखाई देता है? क्या जेडीयू और आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा धार्मिक एजेंडा? देखिए, आपने एक भी प्रोग्राम किया कि किसी आदिवासी इसका विरोध कर रहा है? आपने कितने प्रोग्राम कर लिए कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं? सारी बाइट मुसलमानों को दिखा रहे हो आप, तो आदिवासी की दिखाई, क्योंकि आप भी उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो। जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ये पूरे देश जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो? इसे हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हो। सच्चाई ये आपके मौलवी मौलाना बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, आपने आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, तो कोई क्या करेगा? देखिए, वो प्राइवेट लोग हैं। मैंने जो बात कही है, आप अच्छा आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी के बीजेपी के एजेंडे में बसी हुई है। बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी का सपोर्ट करेगी तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और जेडीयू, कोई भी पार्टी हो, और एनसीपी, देखिए ये यूसीसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई भी सरकारी यूसीसी को बिना अल्पसंख्यकों को बनाए हुए लाएगी, ऑडियंस के पास आऊंगा, गवर्नमेंट के लाएगी, मेड गवर्नमेंट के लाएगी। बताइए कहां लिखा है? ये भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने लास्ट स्पीच में कहा। ओके, प्रियंका कक्कड़, आप समर्थन में आप सपोर्ट कर रहे हैं। 40 सेकंड, ओके मैडम। देखिए, हमारा ये बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि आर्टिकल 44 संविधान का कहता है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए और देश को उस तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल इस 44 आर्टिकल के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज पर हमने ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये बहुत जरूरी है कि इतनी कम्युनिटीज हैं देश में, जनता का आप व्यू तो ले ही रहे हैं, साथ में मुस्लिम, चाहे वो बुद्धिस्ट लॉज के ऊपर हो, चाहे वो हिंदू
पर्सनल लॉज के ऊपर हो, इन सब की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए, हिंदू पर्सनल लॉ की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए, सबका व्यू लेकर फिर इंप्लीमेंट करना चाहिए। फार्म लॉज की तरह थोप नहीं देना है डिक्टेटोरियल स्टाइल में, क्योंकि फिर बड़ा रेपरकशन। लेकिन आपको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है लगातार। कोई बात नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन कर रहे हैं, इनका चलता रहता है। अभी आज कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है, कांग्रेस कह रही है, उनके हिमाचल वाले कह रहे हैं कि समर्थन करना है, तो अब कांग्रेस की हिमाचल वाली बी टीम हो गई है। तो छोड़िए, मेरा एक सिंपल सा कहना है कि देखिए इसका रेपरकशन, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने कहा अब जो ये कांग्रेस तो वही कहेगी जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहेंगे। इसको क्वेश्चन से क्वेश्चन ही एक, मतलब मैं सुधांशु जी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये अच्छे से इसको आर्टिकुलेट करके बताएंगे कि जो यूसीसी गोवा का है उसमें ये प्रोविजन है कि एक हिंदू आदमी 2 शादियां कर सकता है अगर महिला को बेटा जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला उससे सहमत है आप? नहीं, आप मत घुमाइए ना। गोवा में इनकी सरकार है तो ये यूसीसी मॉडल कहता है। ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड वाला यूसीसी ब्लूप्रिंट होगा जो अभी तक जारी नहीं हुआ, इसलिए चर्चा मुश्किल है। पर उस ब्लूप्रिंट की भी एक बात लीक हुई है और उसमें यह है कि महिला, अगर मर्द और पुरुष में लड़ाई हो जाए, डिवोर्स की स्थिति हो जाए, तो जो बच्चा होगा वो दादा दादी के पास रहेगा, जबकि हिंदू कानून में यह है कि बच्चा मां के पास रहेगा। तो इन बातों पर चर्चा जरूरी है। ये बड़ी बहुत डिटेलिंग की आप बात कर रही हैं। मैं सीधा आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, यूसीसी के विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी का सिद्धांतिक समर्थन है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नहीं सीख रही है या सीखना नहीं चाहती है? कांग्रेस वाली सीख गई। जी आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गारंटी भी हमारे प्रॉब्लम नहीं बोले, कांग्रेस वो सारे जवाब देंगे। आप कॉपी कर रहे हैं नहीं कर रहे जी, आपने कैसा बीज बोया है कि देखिए झगड़ा हमारा आम आदमी का भी करा दिया। अब मुझे टोक रही हैं प्लीज, आम आदमी पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता। खैर, मैं सुधांशु जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप सत्ताधारी दल हैं, आप ताकतवर पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाहते हैं, ये जब आप लाएंगे तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है। फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो आपकी नीयत में खोट लग रहा है। अगर देश के हित के अंदर, देश के हित में, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक कानून लागू होना चाहिए, सब लोग एक समान होने चाहिए, लेकिन वो आप करेंगे कैसे? मुझे लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने 2024 का एक निशाना साधना चाहते हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो विपक्षी नेता, विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे। जो इसका विरोध करेंगे, लेकिन जेडीयू और आम आदमी पार्टी दोनों पक्ष में है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? अरे भाई, जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, आम आदमी पार्टी का फैसला आम आदमी पार्टी वाले करेंगे, शामिल है कांग्रेस पार्टी। इसका कोई जरूरी थोड़ी है। सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अभी बिल लाए नहीं हो, मसौदा तैयार नहीं किया है और हमारी लड़ाई शुरू करा दी अमित जी आपने, बॉल उछाल दी। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं बताना चाहता हूं, सवाल इस बात का है कि भारत मैंने शुरू कराई। आपका प्रवक्ता कहता है कि उनके मुख्यमंत्री के बारे में एक शराब घोटाले में है, दूसरे को वो शराबी शब्द से नवाज देता है, लड़ाई मैंने शुरू कराई। आपके नेता कहते हैं कि ये अगर गठबंधन में आते नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई मैंने शुरू करवाई। आप बताइए, कमाल की बात है। एक सीधे साधे शरीफ आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुधांशु जी भी हमला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हमला कर रही है और आप भी मुझ पे हमला कर रहे हैं। एक बेचारे अनुराग भदौरिया जो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे सीधी पार्टी वाले हैं। देखिए जुगलबंदी शुरू हो रही है। मुझे पूरा करने दीजिएगा। अरे मैंने तो आपको पूरा करने दीजिएगा। जी। देखिए, देश के हित के अंदर, देश के हित में अगर बीजेपी या इनकी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो देश के लिए बड़ा जरूरी है तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब ये बताएंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या घटा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी मेरी तो है नहीं, इनकी है। तो अगर ये बताएं कि हम ये तोड़ रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं, खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी साथ इनके खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे साथ खड़े हो रहे हैं, हम कहां इनके दुश्मन हैं? देखिए, लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे
और इस मामले में लॉ कमीशन ने बहुत ओपननेस दिखाई है कि सिर्फ सांसदों से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई भी आम व्यक्ति, चाहे धार्मिक नेता हो, धर्मगुरु हो या आम व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे सकता है 14 जुलाई तक। और उसके आने के बाद एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन तैयार करेगा, फिर वो ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, जो प्रक्रिया होगी। मगर जो लोग आज इतना कहते हैं, मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आचार्य जी बताएं कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे, कितने लोगों से सलाह मशविरा किया था? बताइए डिटेल में ना, नहीं डिटेल में बताइए ना, सीरियस डिबेट है, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिटेल में बताइए कि उस जमाने में कितनों से कंसल्ट किया था, कितने धर्मगुरुओं से कंसल्ट किया था, कितनों की रिपोर्ट है कि बस नेहरू जी उठे, धड़ाक से कर दिया, वो अंबेडकर जी को बाहर कर दिया और लागू कर दिया। सारे हिंदू कमेटीज बनी थी और 16 साल लगे। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण सक्षम है अपनी बात का जवाब देने? सुधांशु जी का बड़ा अच्छा सवाल है कि नेहरू जी ने किससे कंसल्ट किया था। अरे भाई, जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? मतलब इन्होंने, बहुत अच्छी बात, मतलब इन्होंने मान लिया कि अभी तक कंसल्ट करने की जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ नाटक था, क्योंकि आखिर में नेहरू जी ने नहीं कंसल्ट किया था। यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यानी अब जबकि हमारा तो लॉ कमीशन कंसल्ट कर रहा है, मतलब ये तो ये भी नहीं बता सकते किसी के पास लेटर गया हो, क्या बीजेपी कर रही है। अच्छा अमित जी, इन्होंने मान ली कि उन्होंने नहीं कंसल्ट किया था, इसलिए हम कुछ कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। भाई हम नोटबंदी करेंगे, मेरी मर्जी। अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे, मेरी मर्जी। 2000 का नोट चालू करेंगे, मेरी मर्जी। बंद करेंगे, मेरी मर्जी। मैंने संविधान कुछ है ही नहीं, संविधान का कोई मतलब नहीं है। संविधान में तो बात होगी ना। आपका सवाल है स्वामी जी, मैं एक चीज पूछता हूँ, ये जो यूजीसी हो रहा शुरू, यूसीसी ये देश हित के लिए है। नेहरू जी ने जो किया था वो देश हित में नहीं था। जी, सवाल जवाब। बिल्कुल, नेहरू जी पे मुकदमा चलाया जाए। नहीं, सारे देश की समस्याओं का जो जड़ है वो नेहरू जी तो है ही, और सारे बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात। और कुछ कहना है? वो तंज के और कुछ कहना है? सुधांशु जी यही काम कराएंगे देश के पहले प्रधानमंत्री को। सुनिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, सुधांशु जी हर चीज नेहरू जी पे अब मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अनुराग भाई, आप तो शांत रहिए, हर सवाल में अब मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला मैं कोट कर रहा हूं, फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाहबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो? तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब, उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट अनकोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो? तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया, और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों है? कलीमुल, क्या आपको लगता नहीं है कुछ चीजें वाजिब है? सिखों को दिक्कत नहीं है, बौद्धों को दिक्कत नहीं है, जैनों को दिक्कत नहीं है, इसके अलावा ईसाइयों को दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है पॉलिटिकल प्रपंच के चलते मुसलमानों का नुकसान हो रहा है लगातार? देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया, सिखों को भी तकलीफ है, एसईडी का मैंने बताया, क्रिश्चियन को भी तकलीफ है, मैंने बैप्टिस्ट चर्च नागालैंड का बता दिया, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है, एक अलग बात है। अब आइए, मुसलमानों की स्थिति खराब क्यों है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति खराब है, लेकिन उस खराब से भी खराबतर कर दी मोदी सरकार ने, जब उनका हिस्से में सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट था, जो 0.1% भी नहीं है, वो सिर्फ 30-40% कम करके 3,000 कर दिया। 1,78,000 बच्चे इस साल हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स कम एनरोल हुए हैं।
सारी कम्युनिटीज का जो एनरोलमेंट है वो ऊपर बढ़ा है, लेकिन मुसलमानों का 8% नीचे गया है। ये सब भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीतियों का नतीजा है। अब आखिरी उस ताबूत में कील ठोकना चाहते हैं यूसीसी के बहाने से कि उनकी कल्चरल, उनकी जो शिनाख्त है, उनकी पहचान है, उसे भी खत्म करना चाहती है आपको नहीं बीजेपी। लगता कि जो आपको अधिकार है वो मुसलमान महिलाओं को भी अधिकार हो? बिल्कुल है। अगर मुसलमान मर्दों को 3 शादियों का, 4 शादियों का अधिकार है तो मुस्लिम औरतों को भी मिल जाना चाहिए। देखिए, आप करिए फैसला इस बात पे। देखिए, नेशनल हेल्थ, सुनिए आप, मैं आपके थ्रू देश को बताना चाहता हूं, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019 से 21, ये भारत सरकार का सर्वे है, वो ये बताता है कि 1 से ज्यादा जो शादियां हैं वो हिंदुओं में 2.2 हैं और मुसलमानों में 1.9 है। हो जाएगी ना, नहीं, दोनों के लिए बराबर है ना, हिंदू के लिए भी बराबर, मुसलमान के लिए भी बराबर, सिख के लिए बराबर, ईसाई के लिए भी बराबर। मुसलमान को टारगेट नहीं करना चाहिए ना, तो टारगेट कैसे हो रहा है मुसलमान, बताइए ना। क्या ये फैसला हिंदुओं पे लागू नहीं होगा? करिए ना। क्या ये फैसला, क्या ये कलीमुल हाफिज पे लागू होगा और अनुराग भदौरिया पे नहीं होगा और प्रियंका कक्कड़ पे लागू नहीं होगा? अब आइए, अरे भाई सुनिए, तो हिंदुओं में दूसरी शादी लीगल है, 2.2 कहां से बोल दिया भाई? सर, ये नेशनल हेल्थ दूसरी फैमिली शादी का डाटा कहां से आया भाई? सर्वे डाटा बोल रहा हूं। ये इलीगल डाटा कहां से आ गया मेरे भाई? ये इलीगल डाटा आया कहां से? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हिंदुओं में 2.2 है। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुसलमानों में जायज शादी कहलाती है, हिंदुओं में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। अच्छा, अब ये एक नई परिभाषा दी हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है शादी कराती हूँ। अच्छा, सुनिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखिए, आप थोड़ी देर के अंदर अभी सुनिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आंकड़ा हो गया ये किसने सर्वे करके बताया? डॉक्टर बता रहा है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल बीवी का अगर बीवी का है तो उसके पति को पता नहीं है, पति का है तो उसकी बीवी को पता नहीं है। एक सेकेंड, आपके पास ये आंकड़ा कैसे आ गया सर? ये इसलिए आ गया, आपके पास कैसे आ गया? देखिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार, अरे ये बहुत जानकारी रखता है, आप नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 देखिएगा और उसमें देखिएगा। व्यूअर्स, ये देश है हमारा में इस समय मैं रुकूंगा एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार जनता के सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। बताइए, 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आचार्य जी, अब विपक्षी एकता की बात करें तो क्या विपक्षी एकता को पलीता लग गया है? जो बात आप पहले कह रहे थे वो अजय माकन, पवन खेड़ा, गौरव वल्लभ सब वो बात बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें विपक्षी एकता होनी चाहिए थी, लेकिन जेडीयू, चलिए आम आदमी पार्टी को तो आप लोग लगातार बुरा भला कह रहे हैं, जेडीयू के बारे में क्या बोलेंगे? उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बोलेंगे? एनसीपी के बारे में क्या बोलेंगे? जवाब। भाई, पहली बात यह, विपक्षी एकता में पलीता मैंने नहीं लगाया, आप लगा रहे हैं। दूसरी बात है, अगर ये इल्जाम हमारे सिर रखना है और हम इसके घड़े को हमारे सिर पे फोड़ना तो अलग बात है। हमने आम आदमी पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा। हमने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई साहब पहली बार, और कांग्रेस के दिल्ली के तमाम नेता विरोध में थे, फिर भी उसके बाद आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनाई। और ये दिल्ली में नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, रीजनल पार्टियों को जब जब ताकत कांग्रेस ने दी है तब तब ताकतवर होने के बाद उनकी पहली लड़ाई बीजेपी की बजाय कांग्रेस से हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ये बिहार में भी हुआ, ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ये तमिलनाडु में हुआ, ये और भी स्टेट्स में हुआ। लेकिन भाजपा से जब लड़ाई की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ खड़ी रही है। हमने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया और ना हम तो करेंगे। अब आप क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी समझौता कर रही है भाजपा से? अब दूसरी बात नहीं जी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन देश के हित में अगर फैसला, मैं फिर उस पर कह रहा हूं कि देश हित के अंदर अगर ये कानून आता है तो हम बिल्कुल इस पे विचार करके इसका समर्थन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देश की सरकार चला रहे हैं आप, लेकिन हमें इनकी नीयत पे शक है। जहां तक आम आदमी पार्टी का, उद्धव ठाकरे जी का सवाल है या किसी और नेता का सवाल है, ये देश में सब स्वतंत्र हैं, अपने विचार रख सकते हैं। हम क्यों कहें कि भाई आप हमारी विचारधारा से सहमति जताइएगा? हम जब दूसरे की विचारधारा तो आपके नेता क्यों कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के बिना भी अलायंस चल सकता है? नहीं, बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? आम आदमी का काम हमारे बिना चला नहीं चला, तो हमारा काम भी इनके बिना चल जाएगा।
इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इनकी बात लेकिन एक सेकंड, ये गंभीर बात हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है, या ममता बनर्जी की पार्टी ये चाहती है, या शरद पवार जी की पार्टी ये चाहती है, या केसीआर की पार्टी ये चाहती है कि साहब कांग्रेस को साइड रखो और हम अकेले ही लड़ लेंगे बीजेपी से, तो फिर हम भी कह देंगे कि हम भी 2024 का चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम है, हमें भी किसी की जरूरत नहीं है। क्या इस मोदी जी जो हैं वो कांग्रेस की समस्या हैं? अरे मोदी जी तो इस देश की समस्या है। अगर देश की समस्या से निपटना चाहते हो तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व में आकर के ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर 5 सेकंड राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने का काम अगर कोई दल कर सकता है उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के नेतृत्व में आने में आपको दिक्कत क्यों है? यूसीसी पर क्या आपने जल्दबाजी करी? जो भी गलतियां कांग्रेस ने की, बीजेपी कहती है कि यही मेरा रीजन है कि मैं आज वो गलती 10 टाइम ज्यादा क्यों कर रही हूं, तो वो गलत है। बार बार डिबेट जा रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम में, ये मुद्दा ही नहीं है। सबसे पहली चिंता मेरी ये है कि यूसीसी कोर्ट जो गोवा का है वो एक आदमी को 2 शादियां करने का राइट देता है अगर महिला को बेटा नहीं होता। क्या ये रहेगा? दूसरा, इनका जो यूसीसी उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट आया है उसमें आया है कि अगर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है तो बेटा तो बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए। इसमें इन्होंने जो 371 का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि मिजोरम और नागालैंड के स्पेशल राइट्स हैं। उसमें एनडीपीपी, जैसा भाई ने बताया, एनडीपीपी ऑलरेडी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर चुकी है जो इन्हीं की अलायंस है। उसमें ये सारे मेन मुद्दे हैं। इनका जवाब क्या रहेगा? अगर सुधांशु जी सपोर्ट करते हैं तो अब तक किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं बिना ब्लूप्रिंट के? जी सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं दोनों की बात का उत्तर देता हूं। पहले तो आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा रीजनल पार्टी का साथ दिया और फिर रीजनल पार्टी ने भाजपा से लड़ाई लड़ी। मान्यवर, आप पूरी तस्वीर नहीं बता पाए। आम आदमी पार्टी का उद्भव कैसे हुआ? 32 सीटें हमारी थी, 28 इनकी और 8 इनकी। आपकी सरकार हारी थी, ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए था। आप 8 सीटों पे आ गए, बात खत्म। मगर बीजेपी को रोकने के लिए आपने इनका साथ दिया। उसके बाद ये लड़ाई हमसे न लड़ते तो आपसे लड़ते, आपकी तो 0 सीटें हो गई। उसके बाद आप लड़ाई में नहीं रह गए। वैसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ। जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भाजपा की 56 सीटें थी, मुलायम सिंह जी की 180 सीटें थी। जनता दल वीपी सिंह के जमाने में कांग्रेस 96 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल था। जब अयोध्या में फायरिंग हुई, हम इनसे अलग हो गए, उन्होंने उनको बचाया, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो साफ ही हो गए। तो लड़ाई हमसे ही होनी है भाई, क्योंकि हमारे ही खिलाफ मन में नफरत रख के आपने किया था। अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखिए, जो ट्राइबल्स एरियाज हैं या किसी की भी संस्कृति हो अथवा जमीन का संरक्षण हो, उसका इस कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई, जमीन सिविल का प्रियंका जी अनुराग एक जवाब सबका जवाब एक सवाल आपका सवाल है ना, जवाब दे देंगे। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूसीसी आने के बाद हिंदू निकाह किया करेंगे या मुसलमान फेरे फेरेंगे? जरा बताइए। बात कर क्लियर। अरे भाई, इसका धार्मिक संस्कृति परंपरा से क्या मतलब? मैं बता रहा हूं। तो फिर किससे? सुनिए, जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पैनल कोड में सब एक हैं, हत्या हुई तो फांसी होगी। अब फांसी के बाद दफनाओगे या जलाओगे अपने ऊपर है, मगर फांसी होगी हत्या पे, यह रूल होना चाहिए। मगर यहाँ तो स्थिति भिन्न है भाई। गलत एग्जाम्पल जो आप शादी पे बात होती है, गोवा की बात होती है, आप बोलने नहीं तो यार एक एक करके आप क्या चाहते हैं? डिबेट रोकूं यहाँ पर? नहीं, एक एक करके। इन्होंने सवाल पूछा, ये जवाब देंगे, इन्होंने सवाल पूछा, ये जवाब देंगे। एक एक करके आप जवाब, उन्होंने सवाल पूछा उसका ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा शादी होगी तो फेरे से होगी। आप इधर आ जाइए। शादी होगी तो फेरे से होगी या निकाह पढ़ के होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा कि मृत्यु होगी उसके बाद दफनाओ या वो करो, अपने हिसाब से करो। वैसे ही शादी होगी, तुम अपने संस्कार से करो। बस शादी में एक बात तय हो जाएगी, शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। शादी होगी तो सबके लिए एक पत्नी एक पति होगा। इसमें कौन सी समस्या की बात है? इसमें कोई समस्या की बात है? अब आइए बात करते हैं। जिस पे बात हुई लैंड वाली बात पे, जो प्रियंका करने बात करता हूं। लैंड के ऊपर तमाम राज्यों में यह विशेषाधिकार है कि आप उसकी लैंड नहीं ले सकते। जैसे शेड्यूल कास्ट की लैंड आप नहीं ले सकते। इसका यूसीसी से क्या लेना देना भाई? क्या सिंपल सी बात है? आप पढ़िए पहले सवाल है, आप पहले पढ़िए यूसीसी है क्या? अनुराग
तो आप रिजर्वेशन का क्या करेंगे? अरे भाई रिजर्वेशन से यूसीसी क्या करना भाई? करेंगे रिजर्वेशन से क्या कनेक्शन यूसीसी का? बराबर अधिकार देना, सबको बराबर अधिकार देना, वहां बराबरी के पक्ष में बोलते रहे। रिजर्वेशन का क्या लेना देना यूसीसी से? रिजर्वेशन पे जाएंगे, यूसीसी का रिजर्वेशन से क्या लेना देना है? किससे लेना देना है? फिर यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं ना है। जमीन से लेना देना है ना। अच्छा ठीक है, ऑडियंस के सवाल। अरे देखिए कौन आया स्टूडियो में, एक सेकंड, स्टूडियो में कौन आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? यार मेरा आपसे सवाल क्या? आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए। आप तो मेरे को इतना ही पूछना है कि आप तो ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। अच्छा ये तो आप 140 करोड़ के बारे में सोचिए। अच्छा एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। अच्छा नहीं मैं बोल तो नहीं था। एक सेकंड। अब देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं। तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई लेना देना किससे है? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है इनको। इससे चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, ये इससे लेना देना है क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आपको। इनको किसी से लेना देना नहीं है। अमीश जी ये डिबेट को उस लेवल पे लाएंगे। सुनिए अभी ये कहेंगे मेरे और निकाल बदलाए हैं, अभी ये कहेंगे अरे टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगी। 120 रुपए किलो है। अच्छा ये खरीद के लाए, चुरा के लाए? अरे खरीदा हुआ भैया, ये एक खरीदा। मेरा नाम गोवर्धन पांडे है जी। मेरा भाइयों से जवाब है क्योंकि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मुसलमान है इस समय। हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में समान कानून व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। इस देश को चाहिए। तो अभी एक बात और कहता हूँ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक मुसलमान समाज में एक शादी होती है, शादी होने के बाद जब उस मुसलमान लेडी का बच्चा नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। ये इनके शरीयत के अंदर में है, दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। मुसलमान को दूसरी शादी करनी पड़ती है, ऐसे तीसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे ही हैदराबाद में 12 साल की लड़की, वो विषय अलग है हाँ। लेकिन आपने बांध को रखा, वो जो हैदराबाद का विषय वो अलग है। लेकिन एक लेजिटिमेट सवाल है, इसका जवाब दीजिए। क्यों आप हमेशा शक की निगाह से देखते हैं? ऐसा तो नहीं है, बीजेपी ने तो अब ये भी बोला पसमंदा मुसलमानों के लिए दिल खोलकर नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। देखिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में उसकी परिभाषा ये है कि जब उसकी माइनॉरिटी अगर स्वस्थ और सुकून में होगी और शक नहीं करेगी, समझ लीजिए वो देश का लोकतंत्र स्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूट कर दिया, इसने इतना डराया है और ये जुल्म कर भी रही है और करती हुई दिखना भी चाहती है, क्योंकि इसके अपने वोटर खुश होते हैं कि देखो उन्होंने मुसलमानों को ठोक दिया योगी जी की तरह। तो इसलिए इनका जो भी इनकी नियत होती है, सारी पार्टियों को शक हो जाता है। अभी मसौदा नहीं लाए, लेकिन शक सबको है क्योंकि ये करते ही वो काम है। अभी जैसे बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, बाकी किसी पे नहीं चल रहा। कलीमुल हफीज साहब, अगर यूसीसी इतना खराब है, इस्लामिक देशों में यूसीसी क्यों है? गल्फ नेशंस में यूसीसी क्यों है? अमेरिका से लेकर टर्की तक यूसीसी क्यों है? सऊदी अरब से लेकर क्यों है? बाकी देशों में बिल्कुल गलत बयानी कर दी है। गलत बयानी है। अमेरिका में मैं आपको देश गिना सकता हूं। अमेरिका में तो 50 राज्य और 50 संविधान। हिंदुस्तान अलग है भैया, हम अनेकता में एकता वाले देश हैं। आप हिंदुस्तान को बाहर से क्यों कंपेयर करो भैया? हम तो अनेकता में एकता वाले लोग हैं, हमारी अलग पहचान है भैया। हम तो वर्ल्ड, हम तो विश्व गुरु वाले लोग हैं। आप उसको कंपेयर कर ले इधर उधर से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हाँ मैं कंपेयर आपके सांसद की तरह कंपेयर करूं कि मैं मौलवी और मुफ्तियों से बात करूंगा? मैं पूछना चाहता हूं इनसे बार-बार कि आपने सिखों से संपर्क किया? देखो यूसीसी एक बात होती है ना, कहीं कुछ बना ही नहीं। कहते ना दो लठ गए, बोले ये खेत हमारा होगा। बोले खेत होगा तो क्या करोगे? इसमें सरसों बोएंगे, फिर सरसों पैदा होगी, फिर गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी तुम अकेले चलाओ क्या? नहीं, मैं भी चलाऊंगा।
उसी में लट्ठा मलट्ठा हो गया, लाठी मार दी एक दूसरे को, खेत है ही नहीं कहीं। ये कहानी किसकी बता रहे हो? यूसीसी लाए नहीं है, यूसीसी कहीं है ही नहीं, मसौदा तैयार नहीं, लड़ा रहे हैं सबको, लड़ जाओ लड़ जाओ लड़ जाओ, ये हाल है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड हुआ ना। मैं बता रहा हूं, अरे अनिल अच्छा, यहाँ लड़कियां सवाल पूछा जाती है, एक सेकंड, लड़कियां कुछ सवाल पूछा जाती है। मैं अब सिर्फ लड़कियों के पास आऊंगा सवाल के लिए, बोलिए खड़े होकर पूछिए। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है कि आप लोग यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं? आप मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए। बस जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जवाब, एक मिनट, देखिए बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ, हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया? सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया, बात की, मसौदा लाए, मसौदा है नहीं, चर्चा चल रही है। एक लाइन सुनिए, इन्होंने कहा ना ये लठ वाली बात, जानते क्या है सारी समस्या क्या है कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फिर मुस्लिम पे आ गए। हमें सिख की भी बात होती है, आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मैं सिख की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, कमाल है भाई, ये तो गलत बात है, गलत बात है। आप एक नहीं बता सकते, आपने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया हो गैर मुस्लिम। खैर, तो जानते क्या है, अब उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा। यानी उसकी बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख। तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। आचार्य जी, ऐसा क्यों है? मैं ये सवाल इसलिए आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों है जो कांग्रेस को नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा, और वो जेडीयू को भी नजर नहीं आ रहा? ऐसा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यूसीसी में? बड़ी गंभीर मोड़ पर आ गई है बहस। 2-3 सवाल जिम्मेदारी से अगर आपकी अनुमति हो तो कर लूं। जी जी सर प्लीज। पहला, सुधांशु जी ने ये कहा कि साहब हम जो शादी के रीति रिवाज हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा यूसीसी के आने के बाद, जन्म मरण के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये 4 शादियों को लेके है, कुछ हद तक यही समझिए। हाँ, और क्या तो 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। कलीमुल साहब एक मतलब ये अभी भी पक्ष में है। नहीं, 4 शादियों को लेके है हमेश। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। ओफो, कैसे दिल की आरज़ू लबों पे आती है। आखिर में देखिए खरबूजे देख, खरबूजा कैसे रंग बदलता है। अरे भाई मेरी बात सुनो। नहीं तो फिर सुनो ना, इसमें काउंटर सवाल है। फिर यार इतनी देर बाद। जी जी बोलिए आपका हक है। भाई आप उनकी 4 बीबियां रखने का हक छीन रहे ना, और आप चाहते हैं कि इन्हें काट के छोटा कर दे, यहाँ कर दे। तो भाई उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है, तो हिंदुओं को दे दो 4 शादी, तो एकता आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, तो बीवियों को भी हक दे दो 4 शौहर रखने का। फिर ये तो बराबर का दर्जा हो इसमें क्या नहीं है इस्लाम में। नहीं, भारत को एक फ्री लाइफ जीने का एक तौर तरीका आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, पहले अरे भाई सुधांशु जी, अब मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब आप जी बताइए। दूसरा बात यह है कि मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है कि कलीमुल साहब मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं और सुधांशु जी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कितना बेहतर होता जब सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों के दर्द की बात करते और कलीमुल हफीज हिंदुओं की बात रखते, तो ये असली हिंदुस्तान। पर मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो असली हिंदुस्तान बन शुरू से कर रहा हूँ। और सुनिए, तीसरा पॉइंट है सुधांशु जी, हम तो मुस्लिम महिलाओं के दर्द की बात कह रहे हैं। सुधांशु जी, इन मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या इन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या इस देश की बुनियाद में मुसलमानों का लहू पसीना खून शामिल नहीं है? कैसी बात करते हो? और अभी आपने बड़े शायराना अंदाज में कहा, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि देखो रे बदला जमाना तो देख, बीजेपी का अंदाज शातिराना तो देख। और सुधांशु जी वाह, क्या सांसद हैं, आपका ये तौर तरीका शायराना तो देख। हाँ, इन्होंने जो बात कही जी बहुत अच्छी बात कही। जिस मुस्लिम का वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी हक दे दो, हालांकि ये तार्किक बात नहीं है। फिर क्यों नहीं है? वो तो उन्होंने लगता है तलाक नहीं दिया हिंदुओं को, मुझे लगता है इस्लाम में लेकर तलाक नहीं दिया। हाँ, तो क्यों जहां का एक
जो चीज महिलाओं को दबाती है वो पूरे समाज में लागू कर दी जाए। लड़कियों से राय लेना चाहता हूं। सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, अपने शौहर को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, और इसके अलावा बच्चा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर लेना। इससे बेटर है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, किसी को लाइफ मिलेगी। बिल्कुल, इस पे मैं यही कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ, और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 1 सेकंड में पलट दिया, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इतना अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो, ये मेरा एक तर्क था। वैसे मैं तर्क 4 है, शादियों का पक्ष में नहीं, विचित्र तर्क है ये, ना ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? दशरथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिका, सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा, अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा में दरा दिया तो धर्माचार्य होने के ऊपर लाभ तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को सवाल करेंगे। महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु, महाराजा 16,108 चाहिए आपको धर्माचार्य होके चाहिए। सुधांशु त्रिपाठी आपको शर्मानी वाहियात पड़ेगी बात। रामायण को आप कल के दिन आप जाएंगे भगवान तुलसीदास को पूरी भारत की संस्कृति क्या बात करते हैं? एक कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है, कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चलिए पूरी रामायण का रथ हो गए। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकेयी से कैकेयी और सुमित्रा, क्या उन्हें आप चुनौती देना चाहते हैं? बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? बोलिए धर्माचार्य हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। बोलिए 3 ही क्यों थी? डिबेट करने को डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। धर्माचार्य हो गया, उल्टी सीधी बात करने लगता है। रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, भगवान राम ने पुराणों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए, भगवान के रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इतिहास को बदलना चाहते हैं, एक एक करके चलिए, राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है, तुम बताओ। क्या है? राजा दशरथ और सुनिए, सुमित्रा के 2 बेटे क्यों हैं? अगर धर्म का तो बकवास मत करिए सुधांशु जी, बकवास आप कर रहे हैं। आप सीमा में रहिए, आप सीमाओं में रहिए। आप बताओ, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी या नहीं थी? अच्छा ठीक है, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई रामायण के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा निवेदन है शांति रखिए और एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, दोनों बातें करने लगे कि 4 बीबियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए बाय साहब बोलने लगते। धर्माचार्य होकर शर्मा नहीं चाहिए। पुराण में गलत लिखा है, क्या रामायण गलत है? क्या रामायण के सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन कई सारे लोगों के पास। अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ या राम? राम। तो फिर राम की कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनकी एक ही पत्नी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कोई 4 शादियों के किसी भी धर्म में पक्ष में नहीं है, और अगर किसी में है तो वो उनका अपना विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। आप तमाम लोगों का, ऑडियंस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।